नमस्कार। एक बार फिर आप सभी से मिल रही हूँ एक नई किताब लेकर। मैं योगिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलो करें किताबों से दोस्ती इस कार्यक्रम के तीसरे एडिशन में। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव। कृष्णा जी हिंदी साहित्य में PhD प्राप्त है और वे शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। कृष्णा जी एक बहुमुखी लेखिका है। आज तक उनकी 24 पुस्तकें, 4 उपन्यास, वैसे ही 8 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 80 साल की उम्र में आज भी वे अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं। आज कृष्णा जी जिस पुस्तक का समीक्षण करेंगी वो है हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखने वाली श्रीमती चित्रा मुद्गल इनका लिखा हुआ उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। आइए जानते हैं इस किताब में क्या है डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव जी से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव आज आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। चिटनवीज सेंटर के इस नए उपक्रम में मैं आज अपनी बात रखना चाहती हूँ। मैं श्रीमती चित्रा मुद्गल जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पर आपके सामने अपने विचार रखूंगी। चित्रा मुद्गल जी के उपन्यास का नायक विनोद विन्नी उर्फ विमली के बहाने से उपन्यासकार ने लंबे समय से चले आ रहे उस मानसिकता का विरोध किया है जो मनुष्य को मनुष्य समझने से बचती रही है। यहाँ पर किसी अमीर और गरीब की बात नहीं है, बात है उस शारीरिक कमी की, उस लिंग दोष की जिसके कारण समाज से बच्चे को बहिष्कृत कर दिया जाता है। जब उस समाज में अन्य लोग लूले लंगड़े रह सकते हैं तो क्यों एक लिंग दोष के कारण उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता है, ये वो लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए उसी क्रूर विडंबना को किशोर विनी या विनोद पढ़ने में मेधावी है, वो स्कूल जाता है और पता नहीं कैसे ये किन्नरों को इल्हाम हो जाता है, उसे लेने आ जाते हैं। पहले तो माँ उसे बहुत छिपाती है, लेकिन अंततः समाज और परिवार के विरोध के कारण उसे विनोद को उनको सौंप देना पड़ता है। विनोद परेशान है किशोर कि ये क्यों है, वो मनुष्य की तरह जीना चाहता है। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि पत्रों के माध्यम से सारा उपन्यास चलता है और अंत में एक उपसंहार के माध्यम से वस्तुस्थिति समझा दी जाती है। किशोर विनोद जो है वो किन्नरों के संग नहीं रहना चाहता, वो पढ़ना चाहता है। वो और पढ़ाई के लिए जब कोई मजबूरी में अपने जीवन यापन के लिए वो गाड़ियां धो करके अपना काम निकालता है, लेकिन जब कुछ नहीं जमता है तो वो सोचता है कि मैं अपना जीवन का अंत कर लूँगा। डेरे पर उसकी एक सहेली है पूनम जोशी, जो कि उसकी बहुत परवाह करती है, वो उसके प्रति आकर्षित भी है। वो भी लिंग दोषी है, परिवार से बहिष्कृत है, डेरे में रहती है, वो उसका हर काम करती है, छोटा बड़ा। जब ये निश्चय करता है कि मैं अपना आत्महत्या कर लूँगा तो वो उसको समझाती है कि तुझसे पढ़ना चाहता था ना, तो मैं तेरे पढ़ने का इंतज़ाम विधायक जी से, जिनके घर की वो नाचने जाती है उत्सवों में, उनसे वो बात कराती है, क्योंकि वो उसे फिक्र है उस बच्चे के प्रति, उस किशोर के प्रति, और आकर्षण भी है। ये जब वो पूनम जोशी से बात सुनता है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है कि मेरी फिक्र करने वाला भी परिवार ने भले ही मुझे बुला दिया है, सपनों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। मैं तरह तरह के सपने देखता हूँ। सपने में मेरी दोस्त सहेली जो कि बाजू में रहती थी, निरंतर आती थी, वो भी चली आती है। लोग न फिक्र करें, लेकिन सपनों पर तो अधिकार नहीं है किसी का। इस तरीके से आगे कथा बढ़ती है। पूनम उन्हें विधायक जी से मिलवाती है। विधायक जी के पास
जब वो अंग्रेजी में बात करता है तो विधायक जी की आंखों में चमक सी आ जाती है। वो सोचते हैं मैं तो कभी पढ़ नहीं पाया। वो भी बेचारे एक अनाथ हैं जो कि 1957 के उसमें निकाल दिए गए। मतलब उन्होंने पूरी विधायक जी जो खुद ही अनाथ रहे हैं, उन्होंने 6 साल की उम्र में अनाथ हो गए हैं, पढ़ नहीं पाए। उन्हें अपना भविष्य कहीं ना कहीं विनोद में दिखाई देता है। वो उसके पूरे पढ़ने का इंतज़ाम करते हैं और साथ ही उसे कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलवाते हैं इस शर्त पर कि वो उनके यहाँ नौकरी करेगा। विनोद को क्या चाहिए था, उसकी तो इच्छा ही थी। वो सहर्ष तैयार हो जाता है और विधायक जी उसके डेरे में न रहने का इंतज़ाम करके स्वयं अपने आप उसके रहने का भी इंतज़ाम करते हैं, जहां उसको धीरे धीरे अपना कंप्यूटर शिक्षा लेते हुए उन लोगों के तिवारी जो उनके सहायक हैं विधायक जी के, उनके बातें, उनके दाव पेच, उनका साधिकार आदेश देना उसको समझ में आता है कि कितना मुश्किल है। यहाँ पर राजनीति में कितनी गंदगी है ये उसकी समझ में आता है, लेकिन वो अपना काम करता रहता है। वो जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि सारी कथा पत्रों के माध्यम से चलती है। उसकी माँ ने अपने परिवार से छिपाकर पोस्ट ऑफिस में एक बॉक्स ले रखा है जिसका नंबर है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 और मोहल्ला है नाला सोपारा। तो वो बहुत कथा चलती है, लेकिन उसके बाद वो बताता है कि रात है, बात है, घात है, साथ है और मात है। यानी वो सारी चीज़ें समझ रहा है पर मजबूर है, लेकिन वो अपने इरादों का पक्का भी है। विधायक जी का उद्देश्य है कि वो पूरे जहाँ इलेक्शन होने वाला है उन सब किन्नर बिरादरी को इकट्ठा करे, उनको संगठित कर उकसाए, हड़ताल करवाए, उनको अपने अधिकारों की मांग के लिए सरकार को मजबूर करे और अपना वोट बैंक तैयार करे। लेकिन जहाँ तक विनोद का सवाल है, वो तो एक साधारण आदमी की तरह जीना चाहता है। वो कहता है कि हम में क्या खराबी है, हम तो अपने आप पैदा नहीं हुए, जो हमारे में कमी है, हम मनुष्य ही हैं, हमें परिवार सबके साथ ही रहना है। अभी जो सरकार ने नियम बनाए हैं, अधिकार दिया है और उन्हें हर तरीके की सुविधाएं जो दी हैं, उसी चीज़ की ये पूरी लड़ाई है। विनोद नहीं मानता है और वो जनसभा में मनुष्यों की तरह जीने के लिए समूह को प्रेरित करता है जो आम सभा होती है। इसके कारण तिवारी जी नाराज हो जाते हैं कि तुमने क्या समाज कल्याण का बीड़ा उठाया है। हालांकि वो पहले समझाते हैं कि लिंग दोषी को कैसे अपने समाज में लेंगे, लेकिन जब वो कहता है तो सबको बड़ा झटका लगता है, विधायक जी को भी। विधायक जी कहीं पर्दे पर नहीं आते हैं, तिवारी जी ही उनको बराबर आदेश देते रहते हैं। और फिर उधर दूसरी तरफ उसकी माँ की तबीयत की खराब है। परिवार का बहुत बड़ा किस्सा है जहाँ बच्चा होने वाला है, जहाँ बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, लोगों के विषय में जानना चाहता है। वो सब बातें आगे चलती रहती हैं, लेकिन आखिर को विधायक जी उसे माँ से मिलने के लिए भेजते हैं और फिर उसके बाद कहानी उपसंहार से खत्म होती है। उपसंहार में केवल 2 समाचार हैं। एक समाचार है कि उसकी माँ विनोद को चिट्ठी लिखती है कि आप विनोद तुम आ जाओ, तुम्हारे तीनों भाइयों में बराबरी का अधिकार, पूरा संपत्ति तुम तीनों भाइयों में बांट दी गई है। और उसी के साथ दूसरे दिन एक समाचार छपता है कि
पीली नदी के किनारे एक लाश मिली है जो किसी किन्नर की है, फूली हुई लाश मिली है जो किसी किन्नर की है। इतना कह करके उपन्यास खत्म हो जाता है। उपन्यास की खूबी ये है कि बातों को बड़े ही आकर्षक ढंग से पत्र के माध्यम से, सपनों के माध्यम से रखा गया है। ये कथाकार की विशेषता है। इतना कह करके मैं अपने बात ख़त्म करती हूँ। बीच बीच में डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।